हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे और गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ के हेल्प से। अब इनफाइनाइट वायर भी दो तरह का हो सकता है, एक हॉलो वायर हो सकता है और एक सॉलिड वायर हो सकता है। हम डिटेल में हॉलो वायर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हॉलो वायर के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉलिड वायर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉलिड वायर के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विथ ग्राफ सब कुछ आपको समझाएंगे इस वीडियो में। इसके पहले अगर आपने गॉस लॉ का वीडियो नहीं देखा या फिर आपको गॉस लॉ अगर नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक में आप गॉस लॉ के वीडियो को देख सकेंगे। और हमने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा गॉस लॉ के हेल्प से हमने उसका भी डेरिवेशन कराया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इनफाइनाइट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपको गॉस लॉ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, एक ऐसा टूल है जिस टूल के हेल्प से हम लोग किसी भी क्लोज्ड सरफेस पर नेट फ्लक्स और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज है तो उस क्लोज सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो चार्ज अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर होगा। ठीक है, यही गॉस लॉ होता है और इसी के एप्लीकेशन को समझेंगे हम लोग आज कि गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हमने आपको एक पहले बता रखा है पॉइंट चार्ज के लिए, आज हम दूसरा बताने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। यानी आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ। तो एक हमारे पास यार इनफाइनाइट वायर है, देखो ऐसा एक हमारे पास ऐसा एक हमारे पास इस तरह से एक इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर का मतलब अनंत से शुरू होके इनफाइनाइट से शुरू होके खत्म भी कहां पर होगा, इनफाइनाइट पर खत्म होगा। इस इनफाइनाइट वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अच्छा ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अगर हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या कंसीडर करना पड़ता है, गॉसियन सरफेस। अगर हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। उसके पहले एक बार समझ लो कि जो इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर पर कितना चार्ज है। इस पर चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। लैम्डा कूलम पर मीटर का मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा कूलम चार्ज है। क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, बहुत लंबा वायर है, अनंत से शुरू होकर अनंत पे खत्म हो रहा है, तो हमने चार्ज डेंसिटी मान लिया लैम्डा कूलम पर मीटर। मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है तो लैम्डा कूलम चार्ज है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वायर से एक बार के लिए हम आर डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस इनफाइनाइट वायर से हम आर डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस मानेंगे। सर एक बात समझिए कि इस वायर को सर से, फॉर एग्जांपल ये इनफाइनाइट वायर है तो मान लो इनफाइनाइट वायर का एक छोटा सा पार्ट है, तो इस पार्ट को चारों तरफ से अगर हमको कवर करना है तो उसको कवर करने के लिए कैसा सिमेट्रिकल सरफेस हम लेंगे। तो आप कहेंगे सर सिमेट्रिकल ही क्यों, तो हमने आपको पहले भी बता रखा है कि भाई जो गॉस लॉ होता है ये वैलिड हर जगह है, यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन हम यूज सिर्फ किसके लिए करेंगे, सिमेट्रिकल सरफेस के लिए करेंगे। क्योंकि मैथ सारी एरिया वगैरह निकालना अभी हमारे डोमेन में एरिया वगैरह निकालना सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेस के लिए पॉसिबल है। हमें किसी नॉन सिमेट्रिकल सरफेस का एरिया हम कैसे निकालेंगे, हमें कोई फॉर्मूला उसका नहीं पता। इसीलिए हम हमेशा सिमेट्रिकल सरफेस के लिए ही गॉस लॉ का यूज करेंगे। बाकी वैलिड ये हर जगह है, वेदर सरफेस आर सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर। तो अगर ये इनफाइनाइट वायर का एक पार्ट है तो चारों तरफ से ढकने के लिए हम कैसा सरफेस यूज करें, तो सिलेंड्रिकल सरफेस यूज करें। तो मतलब हम यहां देखिएगा, ये हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसा मान लिया, ये देखो भाई, ये जो भी हमने माना ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पर गॉस लॉ यूज करेंगे। तो गॉस लॉ यूज करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रल ई नेट डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक काम और कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है, सिलेंडर का जो लेंथ है, लेंथ कितना है, एल है। जो सिलेंडर है, सिलेंडर का लेंथ कितना है, एल है। मतलब कि इस पूरे इनफाइनाइट वायर का कितना पार्ट सिलेंडर के अंदर है, तो कितना पार्ट या कितना लेंथ सिलेंडर के अंदर है, तो एल लेंथ सिलेंडर के अंदर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो सब उसके बाद ये तुम देखो यार, सिलेंडर को तुम ध्यान से देखो। अगर तुम सिलेंडर को ध्यान से देखो, जैसे ये देखो सिलेंडर है यार, अगर इस सिलेंडर को ध्यान से देखो तो इसके दो सरफेस है। एक ये इसका कर्व सरफेस है ये गोल वाला कर्व सरफेस, और ऊपर से ये क्या है आपको बताइएगा, फ्लैट सरफेस। ये भी एक फ्लैट सरफेस है और नीचे वाला भी क्या है आपका, फ्लैट सरफेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, सरफेस से
दूर, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। ये तो बेसिक बात आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। और ये ओपन सरफेस है कि क्लोज सरफेस? क्लोज सरफेस। और अगर सरफेस आपका क्लोज होता है तो एरिया वेक्टर कैसे लिया जाता है? आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ नॉर्मल। तो इस कर्व सरफेस एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ नॉर्मल होगा। हमें बताएं ई और ए में कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री का एंगल हो गया। जरा फ्लैट सरफेस को देखो। तो फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? सर मेरा वायर तो ये है, इनफाइनाइट वायर है, ये वायर तो ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से दूर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गया। और एरिया वेक्टर कैसे होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और एरिया वेक्टर अगर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो ये ऐसे एरिया हो गया। इस सरफेस के लिए ई और ए में बताएं कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। आप कहते हैं कि सर नीचे वाले पर क्यों नहीं लिया? तो भाई नीचे वाले पर भी लेके देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस इनफाइनाइट वायर से दूर होगा, इधर की तरफ पॉजिटिव वायर से दूर होगा। और एरिया वेक्टर सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल, जो एरिया वेक्टर होता है, शायद मैं यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर बोल दिया क्या? नहीं सॉरी, आउटवर्ड नॉर्मल। अगर सरफेस आपका ओपन सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ भी ले लो, लेकिन अगर सरफेस 3D है, क्लोज सरफेस है, तो हमेशा एरिया वेक्टर कैसा होता है? आउटवर्ड नॉर्मल ही होता है। तो ये इधर एरिया वेक्टर ए होगा। और ये थीटा कितना डिग्री है? ये 90 डिग्री। समझ गए? तो इसका मतलब कि जब हम गॉस लॉ सर अप्लाई करने जाएंगे तो ई नेट डॉट डी ए हमको दो सरफेस के लिए करना पड़ेगा। समझना भैया कि सर ई नेट डॉट डी ए हमको दो सरफेस के लिए करना पड़ेगा। एक ई नेट डॉट डी ए हम किस सरफेस के लिए करेंगे? तो एक कर्व सरफेस एरिया के लिए करेंगे, सीएसए के लिए करेंगे। और किसके लिए करेंगे? तो बताओ भाई, फ्लैट सरफेस के लिए करेंगे। दिमाग लगाओ, जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया के लिए ई और ए में कितना एंगल है? 0 डिग्री। यानी फॉर कर्व सरफेस एरिया थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री। एंड फॉर फ्लैट सरफेस एरिया, ये फ्लैट सरफेस है, इसमें ई में और ए में एरिया में कितना एंगल है? तो 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं पहले कर्व सरफेस एरिया का। इंटीग्रल ई डी ए को ए ले लेते हैं, डी ए एरिया ई ए, और कितना एंगल है ये? cos 0। तो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना? इंटीग्रल ई ए। सही है, cos 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इंटीग्रल ई ए cos 90। भाई cos 90 कितना होता है? 0 होता है। ये पूरा 0 हो गया, मतलब फ्लैट सरफेस से कोई हमें फ्लक्स मिलने वाला नहीं है ना? जो भी फ्लक्स मिलेगा सिर्फ किससे मिलेगा? कर्व सरफेस एरिया से मिलेगा। ठीक सर, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस वाले पार्ट में को तो हमने सॉल्व कर लिया, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के लिए मिल रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि ये तो 0 हो गया फ्लैट सरफेस का, तो कर्व सरफेस का कितना मिला? इंटीग्रल ई ए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ, कर्व सरफेस का हर एक पार्ट तो आर डिस्टेंस की दूरी पर है। इस वायर से ये पार्ट भी, ये पॉइंट भी आर पे है, ये पॉइंट भी आर पे है, ये पॉइंट भी आर पे, सारे पॉइंट्स कितने डिस्टेंस की दूरी पर रखे बताइए? आर आर पे। सब डिस्टेंस अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ई को बाहर कर लो, इंटीग्रल ए क्यू इन चार्ज। ये क्यू इन क्या होता है? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब जरा बताओ, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना लेंथ प्रेजेंट है? एल लेंथ। अब अगर यूनिट लेंथ में, हम यहाँ साइड में कर रहे हैं कि अगर यूनिट लेंथ में अगर लेमडा चार्ज है, यूनिट लेंथ में अगर लेमडा चार्ज है, तो एल लेंथ में, एल लंबाई में कितना चार्ज होगा? लेमडा एल चार्ज होगा। और यही लेमडा एल क्या होगा? क्यू इन, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। यही जो लेमडा एल होगा ये क्यू इन होगा, क्योंकि सर यही इस एल लेंथ पर चार्ज है लेमडा एल, और एल लेंथ ही क्यू इन है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस है। तो क्यू इन की वैल्यू लेमडा एल आ गई। यहाँ पर हम लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर याद है आपको? 2 पाई आर एल। लगाइए यहाँ पर ई इंटू 2 पाई आर एल, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल को मार दीजिए, देखिए ई इक्वल्स टू, उसके बाद फिर जो ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर को नीचे लेके जाइए, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलेगा क्या? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अच्छा याद करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देते थे क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देते थे हम लोग? के लिख देते थे। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो एक बार। अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लेमडा, और नीचे 2 जाए कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यार ये पार्ट दिख रहा है कि नहीं कैमरे में? एक बार चेक कर लेने दीजिए। ठीक ठीक ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 लेमडा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भैया लिख देंगे यहाँ पर ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को केले कर लिया, 2 लेमडा अपॉन आर कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया? के हो गया, इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन आर। ये देखो
किसी भी इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है 2k लैम्डा अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया 2k लैम्डा अपॉन आर। गॉस लॉ से हमने प्रूव किया कि इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा 2k लैम्डा अपॉन आर। एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वायर दो तरह का होता है, एक होगा होलो वायर और एक होगा आपका सॉलिड वायर। हम दोनों के लिए आपको बताएंगे। सबसे पहले इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, इतने को पक्का पक्का करिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं अब हम। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब हम यहाँ से होलो वायर की बात करेंगे कि वायर होलो है तो क्या होगा, इनफाइनाइट है वायर बट होलो। अभी तो हमने वायर के बाहर निकाला ना, हम वायर के अंदर भी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहले होलो वायर लेंगे और फिर क्या लेंगे, सॉलिड वायर लेंगे। पहले एक बार होलो वायर लेंगे, फिर क्या लेंगे, सॉलिड वायर लेंगे। मिटाते हैं इसको। चलो, तो हमने इनफाइनाइट होलो वायर ले लिया। आप समझना कि हमने क्या किया, हमने एक इनफाइनाइट होलो वायर ले लिया, कि हमारे पास इनफाइनाइट वायर है और वो होलो वायर है। होलो वायर का मतलब क्या हो गया, अंदर से वो खोखला है, अंदर से खाली है। ऐसा देखो, ये इनफाइनाइट वायर ही है बट ये दिस इज होलो वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट होलो वायर लिख दिया हमने यहाँ पे। होलो वायर है, खोखला है, अंदर से कुछ नहीं है उसके। ये उसका एक्सेस मान लेते हैं ऐसे। ठीक, सही है। इस पर चार्ज कितना मान लेते हैं, तो लैम्डा कूलम पर मीटर। चार्ज जो मान लेते हैं लैम्डा कूलम पर मीटर, जो आपका होलो वायर है, इस होलो वायर पर चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो ठीक सर, दो बार कैलकुलेट करेंगे। एक बार वायर से बाहर कैलकुलेट कर लेंगे और एक बार वायर के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं इस वायर का खुद का अपना रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है ना, तो चलो ध्यान समझना, इस वायर से सबसे पहले आर डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। भाई ये वायर है, इस वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पर, दिस इज आउटसाइड पॉइंट, ये बाहरी पॉइंट है, आउटसाइड। तो वायर से बाहर आर डिस्टेंस की दूरी पर, यही तो अभी डिराइव किया, जो इसके पहले भी हमने यहाँ पर डिराइव किया, जो आपने देखा वो किसी वायर से आर डिस्टेंस की दूरी का ही तो डेरिवेशन था। तो यानी वो तो डिराइव कर लिया। ठीक है ना, उसको आप पीछे करके देखिएगा, नहीं समझ में आया तो इस इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पर बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी ई आउटसाइड कितना होगा, वो कितना आ गया सर 2k लैम्डा अपॉन आर। देखो बाहर तो ऐसे निकल गया है ना। एक बात समझो कि जो ई आउटसाइड आया है, ये ई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वैसे मतलब जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाएंगे आर की वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, समझ गए। अब अंदर निकालना पड़ेगा कि सर अंदर क्या होगा, तो हम अंदर ये वाला पॉइंट ले लिए कि सर अंदर इस वाले पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। ये पॉइंट स्मॉल आर की दूरी पे है। इसको चारों तरफ से कवर करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं कि सर यहाँ पर हमने आप एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। हमने इस तरह का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया, और ये अभी हम आउटसाइड की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हॉलो वायर के अंदर कहानी क्या होगा। तो हम इन साइड पर चर्चा अगर करने करें आपसे, तो हम कहेंगे कि भाई गॉस लॉ लगाओ। गॉस लॉ लगाओगे तो कितना लिखोगे, ई नेट डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन भैया ध्यान दो, एक बात सोचो, बताओ ये हॉलो वायर है, अगर वायर हॉलो है, अंदर से खोखला है, तो अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, जीरो चार्ज होगा भाई, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं होगा। ये तो हॉलो वायर है, अंदर से पूरा खोखला है। अगर अंदर से पूरा खोखला है तो क्या अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, नो सर, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अंदर कोई चार्ज नहीं होगा मतलब इन दिस केस क्यू इन कितना हो गया, जीरो। और अगर क्यू इन ही जीरो हो गया, यही कट के जीरो हो गया, तो अंदर की तरफ बताइए ई इनसाइड, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। अगर हॉलो वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 2k लैम्डा अपॉन आर होता है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। बाहर कितना आ गया, 2k लैम्डा अपॉन आर। समझिए, जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो कितना आ गया, 2k लैम्डा अपॉन आर आ गया, बट अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसी बात को ग्राफ से डिपिक्ट करने के लिए आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपसे लोग पूछेंगे कि भाई इसको ग्राफ, इस बात को ग्राफ से डिपिक्ट करके बताओ। तो देखो ऐसे ग्राफ बना देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आर हो गया, ये जनरल टर्म आर हो गया। अंदर तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और कहां तक, इस कैपिटल आर तक, यहां से लेके यहां तक, जब तक हम आर वायर के अंदर रहेंगे, मतलब जब स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल आर के, रेडियस तक
इस वायर के रेडियस तक अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे ही बाहर निकलेंगे, वायर के बाहर जाएंगे, ई और आर में कैसा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा खींच जाएगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ खींच जाएगा। ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड कितना है, 0, और जो ई आउटसाइड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 1/r। ये हॉलो वायर के बारे में था। देखो इसको भी देखो, फिर सॉलिड वायर के बारे में बात करेंगे। समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या आगे बढ़े? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड वायर, इसको इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये सर अब हमारा वायर सॉलिड है, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देखो, अब अगर हमारा वायर सॉलिड है तो आप एक चीज है समझिए कि सर अगर सॉलिड वायर होगा तो क्या मटेरियल अंदर भी भरा होगा? बिल्कुल भरा होगा। कि सर अगर ये सॉलिड वायर है तो हल्का सा अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो अगर ये सॉलिड वायर है तो इसका मतलब जो मटेरियल होगा, ये मटेरियल इसके इस वायर के अंदर भी क्या होगा, ऐसे फिल्ड होगा। और इनफाइनाइट वायर है सर, इनफाइनाइट वायर का मतलब है कि अनंत से शुरू होके खत्म भी कहाँ हो रहा है, अनंत पे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड वायर। हाँ, आपकी वाली सॉलिड वायर है, मतलब कि अंदर इसके पूरा मटेरियल मस्त भरा हुआ है, पूरा मटेरियल भरा हुआ है। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कैलकुलेट करेंगे और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करेंगे, अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो बाहर में तो यही होगा, क्योंकि तुम एक बात बताओ कि किसी भी वायर से r डिस्टेंस की दूरी पर वायर के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 2k लैम्डा अपॉन r। कोई भी वायर है, उस वायर से r डिस्टेंस की दूरी पर, मतलब वायर के बाहर r डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन r। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी कि सर आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा अपॉन r होगा, है ना। और E आउटसाइड और R में कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक बात बताइए, यहां पर क्या है, क्या यहां पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर यूज करेंगे? भाई बाहर अगर हम लिख रहे हैं, बाहर अगर हम लिख रहे हैं तो 2k लैम्डा अपॉन r आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं। किसी भी वायर, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, कैसा भी वायर हो, वायर के बाहर r डिस्टेंस की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2k लैम्डा अपॉन r होगा। लेकिन अब तो ये सॉलिड वायर है, तो अगर वायर के अंदर आके सोचो तो अंदर भी पूरा मटेरियल भरा हुआ है। तो अगर अंदर भी हर जगह मटेरियल भरा हुआ है तो चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पर नहीं होगा, चार्ज बाहर भी है और चार्ज अंदर भी प्रेजेंट है। चार्ज बाहर भी है और चार्ज कहाँ है, चार्ज अंदर भी प्रेजेंट है। तो चार्ज इस वायर के पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट है, और अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या लैम्डा यूज करेंगे कि सिग्मा यूज करेंगे कि रो यूज करेंगे? आपको लैम्डा सिग्मा रो तो पता होगा। अगर चार्ज लंबाई में, सिर्फ लेंथ में होता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यूज करते हैं। चार्ज अगर एरिया में होता है तो एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या यूज करते हैं हम लोग, सिग्मा यूज करते हैं। और चार्ज अगर पूरे वॉल्यूम में फैला होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, उस केस में हम लोग रो यूज करते हैं, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ तो चार्ज वॉल्यूम में है, तो अगर चार्ज वॉल्यूम में है तो हम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या यूज करेंगे, रो कूलम पर मीटर क्यूब, बिकॉज रो इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और अगर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो क्या यूज करेंगे आप, रो इक्वल्स रो कूलम पर मीटर क्यूब। मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है तो रो चार्ज है ना, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है तो रो चार्ज है। फिर बस अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले पॉइंट पर मान लेते हैं दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस ऑफ r। ये पॉइंट मान लो भैया एक बार के लिए r डिस्टेंस की दूरी पर है, तुमको इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलो निकाला जाए मिलके। सबसे पहले बताओ क्या ले लोगे, गॉसियन सरफेस ले लोगे। ये देखो, सबसे पहले तुमने ऐसा गॉसियन सरफेस ले लिया। अब तुमने जो गॉसियन सरफेस लिया, हम ये इन साइड की बात अब कर रहे हैं, इनसाइड जो तुमने गॉसियन सरफेस लिया। अब जरा सोच के बताओ, गॉसियन सरफेस पर कुल कितने तरह का सरफेस है? दो सरफेस है सर। एक आपका सर क्या है, ये कर्व सरफेस, और ये क्या है आपका फ्लैट सरफेस। तो एक बार कर्व सरफेस के लिए निकाल लेंगे, एक बार फ्लैट सरफेस के लिए निकाल देंगे और फॉर्मूले पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से सीखने की बात है कि सर देखिए हर जगह इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से किधर जाती है, पास जाती है कि दूर जाती है, तो दूर जाती है। जरा तुम समझना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा, और ये क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल हो गया। यहाँ पर ई और ए में कितना एंगल दिख रहा है, 0 डिग्री। इस सरफेस को देखो, ऊपर वाले सरफेस को देखो, यहाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर इधर जाएगा, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर, या फिर कह दें कि सरफेस के परपेंडिकुलर करेक्ट वर्ड होगा आउटवर्ड नॉर्मल। परपेंडिकुलर तो है बट बाहर की तरफ, सरफेस के अंदर नहीं, सरफेस के बाहर आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। एरिया वेक्टर ई और ए में बताओ यहाँ पर कितना एंगल बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो इन साइड के लिए जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल ई नेट डॉट डी ए इक्वल्स टू
क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई नेट डॉट डी है, ध्यान समझना। अब सर ये दो सरफेस के लिए होगा, एक बार किसके लिए होगा, कर्व सरफेस एरिया के लिए होगा, एक बार किसके लिए होगा, फ्लैट सरफेस के लिए। फ्लैट सरफेस के लिए थीटा कितना है बाबू, 90 डिग्री है। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो तुम लिखोगे ई ए कॉस 90, ई डॉट डी है ना, तो ई ए कॉस 90, कॉस 90 कितना हो जाएगा बोलिए, 0। फ्लैट सरफेस के लिए पूरा कितना हो गया, 0। भाई खत्म हो गया। अगर हम कर्व सरफेस के लिए लिखेंगे तो कर्व सरफेस में थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। इंटीग्रल ई ए कितना, कॉस 0, इंटीग्रल ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये सिंपल इंटीग्रल कितना आ जाएगा, ई इंटू ए। एग्री करते हो, कठिन तो नहीं होना ज़्यादा। देखो एक बार, देखो कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस दोनों के लिए हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया, एक बार कर्व सरफेस के लिए और एक बार फ्लैट सरफेस के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। कर्व सरफेस के लिए इंटीग्रल ई ए मिला और फ्लैट सरफेस में कितना मिला, 0 मिला। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए ना बोली भाई, ठीक है आगे बढ़े। सुनोगे, ध्यान समझोगे मेरी बात कि अब हमको सर क्यू इन चाहिए, अगला टास्क है क्यू इन निकालना। क्यू इन क्या होता है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, कि सर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वही क्या होगा, हमारा क्यू इन होगा। उस क्यू इन को हम कैसे निकालेंगे, जरा एक बात सोचो कि सर रो क्या है, रो है, रो का मतलब क्या है, तो रो का मतलब होगा कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो रो चार्ज है, ये चार्ज यहां पे लिखा है। यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है तो रो चार्ज है, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है तो रो चार्ज है, ठीक, यूनिट वॉल्यूम में। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है तो क्यू इन तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस होता है। ये जो हमने अभी ये सिलेंडर ड्रॉ किया है, यही तो सिलेंडर हमारा गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वही तो क्यू इन होगा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर रो चार्ज है तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर इसको एल मान लो, इसको एल मान लो, हाइट को हमने एल मान लिया। तो यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वही तो क्यू इन होगा। तो इसका वॉल्यूम लिख दिया कि सर पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, यानी इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है। और इस पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज है वही क्या है आपका, बताइए, क्यू इन है। क्यू इन बराबर कितना आ जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। नाउ अब इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए सर, ई नेट डॉट डी ए को सॉल्व करके सिर्फ क्या बचा है, इंटीग्रल ई इंटू ए बचा है। अच्छा ठीक, समझ गए। और क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक बार के लिए हम लिख ही देते हैं यहाँ पर, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई यहाँ से बालक बाहर हो जाएगा, एरिया, फिर देखो इंटीग्रल ए। अरे कौन सी एरिया लोगे, फ्लैट सरफेस की, कर्व सरफेस की, फ्लैट सरफेस की क्यों लेंगे सर, फ्लैट सरफेस के लिए तो फ्लक्स को वैसे भी फ्लक्स यानी कि ई डॉट डी ए कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो सिर्फ कर्व सरफेस की, और एरिया ऑफ कर्व सरफेस कितना होता है, 2 पाई आर एल ना, ई इंटू 2 पाई आर एल। क्यू इन रखो बाबू कितना है यहाँ पे, सिग्मा इंटू, सॉरी नॉट सिग्मा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल है ना, अपॉन कितना है एप्सिलॉन नॉट। तुम देख रहे हो पाई गया, आर गया, एल गया, तो ई बराबर सिंपल यहां से एक रो बचेगा, चेक करो और क्या बचेगा, रो बचेगा, आर बचेगा और क्या बचेगा, वेट एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो यहां देखिए हॉलो वायर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ गया, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो कितना आ गया, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही, अच्छा एक सेकंड, ये 2 भी तो है ना यार, ये 2 भी तो इधर आएगा, वेट 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, है ना, रो आर अपॉन, क्योंकि पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर मर गया, एल से एल गया, 2 नीचे आ गया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सही है ना। तो इस वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पर बाहर, वायर के बाहर 2 के लैम्डा अपॉन आर, और वायर के अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पर कितना, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हो यार, बात समझ में आई। और यहां पर एक चीज देखो कि आउटसाइड ई और आर में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन इनसाइड में ई और आर में कैसा रिलेशन है बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है क्या, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है यार, ये ई इनसाइड कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ से अगर डिपिक्ट करना हुआ तो बहुत आराम से कर जाएंगे सर, कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, ग्राफ बना लिया हमने, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारा आर हो गया,
ठीक, समझ गए। अच्छा, सबसे पहले अंदर को देखो। अंदर में जब तक हम आर, कैपिटल आर तक होंगे, मतलब वायर के रेडियस तक हम जब तक होंगे, तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है भाऊ? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आर इक्वल टू आर। सही है क्या? ठीक बात है ना, आर इक्वल टू आर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद बाहर जाएंगे तो ई और आर में कैसा रिलेशन आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। बोलो क्या कहते हो यार? सही है, सही है। ये देखो इन साइड का और आउट साइड का ग्राफ आपका आपके लिए बन गया। यहाँ पे ये इन साइड का ग्राफ है, ये क्या है आपका? आउट साइड का ग्राफ है। ये कंप्लीट एप्लीकेशन हमने बताया आपको वायर के लिए, चाहे वायर सॉलिड हो चाहे वायर आपका हॉलो हो। कंप्लीट डेरिवेशन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा इस टॉपिक में। वायर से रिलेटेड, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक बात है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करिए, एक बार फिर से देखिए, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वही हमारा मोटिवेशन है सर। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।